हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के इतिहास के पहला चैप्टर से हम लोग 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आपको बताना है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में जो था ना, वह बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था ना, वह हुआ था 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी जो है वह वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका ये जो हुआ था ना, ये हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद जो हुआ था, वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका यंग यूरोप का जो संस्थापक था ना, वह मेजनी था। कौन था? मेजनी था। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। 1810 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रश्न नंबर 10 कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो इसको जो है ना, विक्टर इमेनुएल ने जो इसको नियुक्ति किया था, वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया था काउंट काबूर को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण से जो है ना, वह बिस्मार्क का संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण से जो है ना, वह किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में था ऑस्ट्रिया। तो इस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। इसका एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिलेंग कौन था? हिलेंग जो था वह एक क्या था? दार्शनिक था। हिलेंग कौन था? एक दार्शनिक था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 क्या कहती है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये दोनों का युद्ध जो हुआ था वह सेडान में हुआ था। सेडान में हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, सेडान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण जो किया था ना, वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो था ना, वह बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था ना, वह 1871 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सेडन युद्ध कब हुआ था? सेडन का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में सेडन का युद्ध हुआ था। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो बिस्मार्क था। जर्मनी के, चूंकि यह प्रमुख वास्तुकार था, तो इसीलिए उत्तरदायित्व भी कौन होगा? बिस्मार्क हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूरोप का मरीज जो है ना, वह तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए जो था ना, यूनान एक ऐसा देश था जो उस टाइम बहुत टेक्नोलॉजी में आगे था। इसीलिए ये देश जो था ना, उसके प्रेरणा का स्रोत रहा। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोप सभ्यता का पालना जो है वह यूनान को ही कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यूनान को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष जो था वह कौन था? तो मेटरनिक था। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य था ना, वह पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, यानी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना था मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ये जो था ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकती है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यूरोप जब, यानी किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकती है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसने कहा था? ये जो था ना, वह मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। तो ये हो जाएगा छींकती है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन है? तो ये जो है ना कथन मेटरनिक का है। मेटरनिक का है ये कथन। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेपोलियन कॉर्ड में कुल कितने कॉर्ड थे? नेपोलियन जो अपना कॉर्ड दिया था उसमें कितने कॉर्ड थे? तो 5 कॉर्ड थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था?
मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस का ये एक राष्ट्रवाद का प्रतीक था मारियान। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रांस का ये एक राष्ट्रवाद का प्रतीक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण वाली घटना से माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कहता है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो था वह 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। 1707 ईस्वी में पारित हुआ था, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रश्न नंबर 35, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। मेजिनी को इटली का मसीहा कहा जाता है। एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका हो जाएगा कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध था। कार्बोनरी संगठन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 37 कहता है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था? काउंट काबूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काउंट काबूर। यानी कि काउंट काबूर जो है ना अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए काउंट काबूर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यंग इटली का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। मेजनी जो है ना यंग इटली का संस्थापक था मेजनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो था ना वह गेरीबाल्डी ने किया था। कौन किया था? गेरीबाल्डी ने किया था। गेरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गेरीबाल्डी ने किया था। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता काबूर कौन था? काउंट काबूर जो था वो कौन था? काउंट काबूर जो था वो कौन था? ये जो था ना इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का प्रधानमंत्री था। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कहता है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना जो था वह 1810 ईस्वी में हुआ था। 1810 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था वह कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम जो था ना वह प्रसा का शासक था। कहाँ का शासक था? प्रसा का। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जालवेराइन की स्थापना किस राज ने की? जालवेराइन की स्थापना हुआ प्रसा ने किया था। प्रसा ने किया था। ठीक है, जालवेराइन की स्थापना किसने किया था? प्रसा ने किया था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडन का युद्ध जो हुआ था प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था सीडन का युद्ध। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रसा और फ्रांस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो था वह किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो वो जो था ना हिगेल के विचारधारा से प्रभावित था। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में वह राइन संघ की स्थापना की थी। तो राइन संघ इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रश्न नंबर 47, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ?
जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? तो वो जो हुआ था ना, सीडन के युद्ध के बाद हुआ था। सीडन के युद्ध के बाद उसका एकीकरण पूरा हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।